सभी मित्रों को नमस्कार। मैं सात्विक कनिष्क साहू सात्विक योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सानंदित होंगे। और हमने जैसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी, पिछले वीडियो में जो प्रथम कालखंड था जिसमें हमने ऋग्वेद में क्या बोला गया है, यजुर्वेद में क्या बोला गया है योग के बारे में, यजुर्वेद किस तरह से पांचों वायुओं के बारे में प्रार्थना करता है, उनको तेज प्रदान करने के बारे में प्रार्थना करता है, किस तरह से छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इन सभी उपनिषदों में वायु के बारे में चर्चा है। और उसके बाद किस तरह से सुषुम्ना नाड़ी के बारे में मुंडकोपनिषद बताता है। आगे कुछ श्लोक में हम देखते हैं और कुछ श्लोकों में हमें ये देखने को मिलता है कि आदि शंकराचार्य जी ने एक भाष्य लिखा जिसमें सुषुम्ना नाड़ी को मुक्ति का द्वार बताया, स्वरूप प्राप्ति का द्वार बताया। तो इस तरह से अब आगे हम पढ़ते हैं कि दर्शनों का काल है हमारा द्वितीय कालखंड। और इस द्वितीय कालखंड में हम देखते हैं इसका समय है ईसा पूर्व 300 से ईस्वी 400 तक। ये बहुत लंबा समय है ये भी। और इस समय हम देखते हैं बहुत सारे जो राजाधिराज थे, जो महान महान राजा थे हमारे भारतीय इतिहास में, उन सभी का काल इस समय आता है। आप लोग जानते ही होंगे चंद्रगुप्त मौर्य का काल वो इसी समय थे। दर्शनों के काल में उन्होंने जिस तरह से घनानंद को हराकर मगध पर एक छत्र राज किया, और चाणक्य जी का जो आप यहाँ पे योगदान देखते हैं भारतीय इतिहास में, तो उस समय की बात है ये, ईसा पूर्व 300 से ईस्वी 400 तक। उसके बीच और बहुत से महान महान राजा हमें देखने को मिलते हैं। ये उस समय की बात है। और ये दर्शनों का काल, इसे सूत्र काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय भारतीय दर्शनों के सूत्र ग्रंथों की रचना की गई थी और भारतीय दर्शन की अन्यान्य शाखाओं के सिद्धांत एकत्रित रूप में सूत्र ग्रंथों में संग्रहित हैं। और प्रत्येक जो दर्शन है वो अपने सिद्धांतों का मंडन करते हैं और अन्य दर्शनों का खंडन करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत से ऐसे दर्शन हैं, जैसे चारवाक दर्शन है और भारतीय दर्शन है, और बहुत से ऐसे दर्शन है, बौद्ध जी का एक अलग दर्शन है। तो सब में अलग अलग मान्यता है। चारवाक दर्शन तो पूरी तरह से जन्म मरण के चक्र को खंडित करता है, और हम भारतीय दर्शन में देखते हैं कि हम पुनर्जन्म की मान्यता को मानते हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भारतीय दर्शनों की सूत्र ग्रंथों की रचना हमें देखने को मिलती है। भारतीय दर्शन की अन्यान्य शाखाओं के सिद्धांत एकत्रित रूप में सूत्र ग्रंथों में संग्रहित होते हैं। प्रत्येक दर्शन का अपने सिद्धांतों का मंडन और अन्य दर्शनों का खंडन, ये हम देखते हैं। और इस रचना इसी कालावधि में हमें जैन तथा बौद्ध संप्रदाय के योग साहित्य का भी मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि द्वितीय कालखंड में हम योग सूत्र भी प्राप्त करते हैं। भगवत गीता भी इसी कालखंड में हमें प्राप्त होती है। इसी द्वितीय कालखंड में हमें योगा वशिष्ठ और योगी याज्ञवल्क्य की रचना प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, इसी काल में तंत्र पुराण स्मृतियों जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति और तंत्र योग के सिद्धांत एवं आचार का वर्णन हमें प्राप्त होता है। जैन तथा बौद्ध संप्रदाय का योग साहित्य भी इसी काल में द्वितीय कालखंड में हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसे सूत्र ग्रंथों का काल, स्मृतियों का काल और दर्शनों का काल भी कहा गया है। यहाँ पे हम चर्चा करना चाहेंगे, सूत्र वो हैं जो कि कम शब्दों में बहुत सारे अर्थों को अपने साथ लेके रखते हैं और जिन्हें समझना बहुत ही कठिन होता है, ऐसा कहा जा सकता है। और इन्हीं सूत्रों पर भाष्य लिखा जाता है ताकि उन्हें समझाया जा सके। तो वही है सूत्र। और आगे उसके बाद स्मृति। तो स्मृति क्या है? स्मृति वो है कि जिनको वेदों से नीचे की दर्जा प्राप्त है और वेदों को ही समझाने के लिए, समझने के लिए ये स्मृतियां प्रयुक्त की गई हैं। जैसे उपनिषद भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, पुराण भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। स्मृति जो ग्रंथ है ना, ये सभी पुराण, वेद के बाद जो पुराण है और आपके जो तंत्र हैं और आपके जो वेदांग हैं, इस तरह की जो चीजें हैं ये स्मृति ग्रंथों में आती है। इनको वेदों को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया है, वेदों को स्पष्ट करने के लिए इन्हें प्रस्तुत किया गया है, समझा गया है, जाना गया है। और सूत्रकाल में जो ये योग सूत्र है, ये योग सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये आप लोग याद रखेंगे, पतंजलि जी ने की थी। भगवद गीता की
भगवत गीता के बारे में आप जान रहे हैं, तो भगवत गीता के लिए किन्होंने इनकी रचना की थी? तो भगवत गीता की रचना वेद व्यास जी ने की थी। योगा वासिष्ठ के मुख्य रचयिता तो वशिष्ठ जी हैं, लेकिन इनको वाल्मीकि जी ने जनसाधारण को सरल करके समझाया है। तो वाल्मीकि जी को भी इनका स्पष्टीकरण करता भी कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य रचयिता इनके वशिष्ठ जी हैं। और इसके साथ साथ योगी याज्ञवल्क्य जी की रचना वो आप जान ही रहे हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इस तरह से है। और ये जो दर्शन है क्या? तो दर्शन एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है, तर्क सम्मत दृष्टिकोण। जैसे मैं किसी विचार को लेके आगे बढ़ता हूँ, किसी विचार को किसी भी तथ्य पे या किसी विषय पे लेके चलता हूँ और वो उसका तर्कपूर्ण विचार रखता हूँ, वो सही है, सटीक है और सत्य ज्ञान है, तो वो ही दर्शन कहलाता है। चाहे वो किसी भी विषय वस्तु विशेष पर हो, वो दर्शन कहलाता है। तो आगे हम देखते हैं टीकाओं का काल। अब टीकाओं का काल, तो टीकाओं का काल का समय 400 सदी से 1000 सदी के मध्य। अब हमने इसके पहले क्या देखा? दर्शनों का काल, सूत्र काल और स्मृतियों का काल। तो उन दर्शनों को, उन सूत्रों को समझने के लिए हमारे पास कोई तो साधन होना चाहिए था, और वो साधन था भाष्य। भाष्य और टीका एक ही है। टीका और भाष्य उसी को कहते हैं जो किसी भी सूत्र का व्याख्या करते हैं, सूत्रों को स्पष्ट करते हैं। तो उन सूत्रों पर जो टीका लिखी गई है, जो भाष्य लिखे गए हैं, उन्हीं के काल को टीकाओं का काल हम कहते हैं। और इसे हम तृतीय कालखंड में रखते हैं। तृतीय कालखंड में ही टीका लिखना शुरू हो गया था हमारे विद्वान योगियों के द्वारा। तो उस समय तृतीय शताब्दी 10वीं शताब्दी का काल था उस समय में। तो तृतीय शताब्दी में जिस तरह से योग का प्रसार आरंभ हुआ, उसी तरह 10वीं शताब्दी में भी योग पे अनुसंधान कार्य शुरू हो गए थे। तो ये इसीलिए कहा गया है कि तृतीय शताब्दी में 10वीं शताब्दी का काल था। तो ये एक ही बात है और एक ही तरीके की घटनाएं योग से संबंधित हुई तृतीय शताब्दी में और 10वीं शताब्दी में। तृतीय शताब्दी मतलब 300 सदी और 10वीं शताब्दी मतलब 1000 सदी की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं इस पर। योग सूत्र पर व्यास भाष्य 4वीं शताब्दी में लिखा गया ऐसा माना जा रहा है विद्वानों के द्वारा। और इसी भाष्य के आधार पर विज्ञान भिक्षु, भोजदेव, वाचस्पति मिश्र और नागोजी भट्ट ने टीकाएं लिखी, भाष्य लिखी और टीकाएं लिखी। मतलब इसी भाष्य के आधार पर व्यास भाष्य जो था, योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा गया था 4वीं शताब्दी में। और 4वीं शताब्दी में भाष्य के आधार पर इन सभी योगियों ने और इन सभी महान विद्वानों ने टीकाएं लिखी। उसके बाद इन टीकाओं में योग के सिद्धांत एवं मूलभूत मान्यताओं की विस्तार से चर्चा इन्हीं टीकाओं में हमें प्राप्त होती है। और ये भारतवर्ष के इतिहास का उत्कृष्ट समय था, स्वर्णिम समय था, योग से संबंधित और ज्ञान से संबंधित। इसी समय विविध कला एवं विद्याओं का समुचित विकास हुआ। तो ये हम देखते हैं विविध कलाएं थी, बहुत सी कलाएं। आप अगर हम कहें तो ये कलाओं में अगर हम गिनने जाएं तो हम सिर्फ 4-5 कलाओं को अपने सामने रखते हैं, लेकिन उस सब के अलावा हमारे पास बहुत सी ऐसी कलाएं, बहुत से ऐसे आर्ट हमारे पास प्राचीन साहित्य में हमें मिलते हैं जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ 4-5 आर्ट हमें पता है, नृत्य, संगीत और चित्र और बहुत सी ऐसी कलाएं हैं, सम्मोहन कलाएं होती हैं। तो ये बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिन कलाओं के बारे में हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। ये सारी कलाएं, समुचित विकास विद्याओं का, मंत्र तंत्र विद्या, इन सब चीज़ों का विकास उस काल में होना शुरू हो चुका था, टीकाओं के काल में। ये 400 सदी और 1000 सदी के मध्य में। और इसी समय योग, उपनिषद, भक्ति के ग्रंथ, स्त्रोत ग्रंथ इसी समय लिखे गए। इसी समय स्मृति, पुराणों, तंत्र के प्राचीन ग्रंथ कालखंड के आरंभ में लिखे गए, और जो कि योग के अनेक आचार्यों द्वारा उसका प्रचार एवं अनुसंधान कार्य इसी काल में चलता रहा। और योग के नए नए आयाम
विद्वानों को प्राप्त होते गए, उन्होंने अनुभव किया, अनुसंधान किया, प्रयोग किए, कई कई ऐसे उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किए। तो ये सब चीज़ें होती रहीं टीकाओं के काल में। अब आगे हम देखते हैं चौथा कालखंड, भक्ति योग एवं हठ योग के उत्कर्ष का काल। तो ये समय है 10वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य। भक्ति योग और हठ योग क्या है? तो हठ योग ह और ठ ये दो शब्दों से मिलकर बना है हठ योग। ह और ठ इड़ा पिंगला नाड़ी को प्रदर्शित करता है ह और ठ शब्द। तो ये दोनों हठ योग, ये दोनों मिलकर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। ये हठ योग उसी के बारे में है। और भक्ति योग जो भक्ति धारा थी, जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, उसी पे आधारित है भक्ति योग। तो ये उसी समय की बात है। भक्ति योग एवं हठ योग, इन दो धाराओं का विकास होता है इसी काल में, चौथे कालखंड में। इसी कालखंड में नाथ संप्रदाय का भी प्रसार होता है। नाथ संप्रदाय जो कि आदि शिव को अपना प्रभु मानते हैं और आदि शिव की ही पूजन करते हैं। और ये शारीरिक क्रियाओं द्वारा मन को वश में करना, ये इनकी मुख्य विशेषता है। और शारीरिक क्रियाएं कैसी? तो वो हठ योग ही है। हठ योग, नाथ संप्रदाय के जो योगी हैं वो हठ योगी ही हैं। इन्होंने ही हठ योग को मुख्य रूप से माना है, हठ योग का प्रसार किया है। और इसके साथ साथ इसी समय, इसी कालक्रम में भक्ति संप्रदाय का भी विकास होता है, हम ऐसा देखते हैं। हठ योग से संबंधित कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो उसी समय लिखे गए हैं। वो हैं हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता और तंत्रों के अनेक ग्रंथ। तो मैं कमेंट सेक्शन पे आप सभी से चाहूँगा कि हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता के लेखकों का नाम ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोगों ने जो लेखक के नाम जानते हैं, तो वो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को पता है। और वैसे तो जानना ही चाहिए सभी योग के विद्यार्थियों को। आगे देखते हैं, इसी समय भारत पर इस्लाम एवं ईसाई धर्म का आक्रमण होता है और इसी कारण अनेक आश्रमों और संस्थानों के ग्रंथों और परंपराओं का विध्वंस हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा, कहना चाहिए, भारत को त्रासदी प्राप्त होती है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान कहना चाहिए। क्योंकि इस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो प्राचीन विश्वविद्यालय था। इस समय जो विदेशी आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे, ईसाई आक्रांता थे, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को नष्ट किया, भारत की संस्कृति को नष्ट किया, भारत की धरोहर को नष्ट किया। और भारत के लिए तो ये एक बुरे सपने से कम नहीं था, बहुत ही गहरा आघात था भारत की संस्कृति पर। इस विषय में चर्चा तो हमें बहुत लंबी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी एक चर्चा मैं बताना चाहूँगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसके पास ऐसी हज़ारों किताबें थीं, ऐसे हज़ारों ग्रंथ थे जिससे हम भारतवासी समृद्ध थे, उस ज्ञान से, उस ज्ञान धन से समृद्ध थे। लेकिन उसे एक विदेशी आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता ने, बख्तियार खिलजी ने तहस नहस किया। 1 महीने तक जलती रही वो किताबें। वो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज हैं। आप किसी भी यूपीएससी के एस्पिरेंट से पूछें तो वो आपको ज़रूर बताएंगे इस तथ्य के बारे में, जो कि मुझे आज भी बहुत दुखदायी लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे ग्रंथ होते, बहुत सी ऐसी चिकित्सा पद्धति होती जिससे हम बहुत आगे होते आज। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। तो ये इन सब कारणों से समाज में अंधविश्वास, कुरीतियाँ, गलत धारणाएं फैल गई और भारत एक तरह से बिखर गया। क्योंकि ये वही समय है जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर इस तरह से परिस्थिति को खराब कर दिया था पूरे भारतवर्ष का कि दयनीय स्थिति थी। बहुत क्रांति हुई, आप जैसे कि इसके बाद का इतिहास तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से तो आगे हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक का समय आधुनिक काल कहलाता है। और इसी काल में योग के आचार्य के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ, जो उनके अमर ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में योग की भ्रांत धारणाओं का खंडन करके स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए। और इसी कड़ी में उनके शिष्य जो थे स्वामी लक्ष्मणानंद जी ने ध्यान योग प्रकाश में उनकी शिक्षा को प्रस्तुत किया है और जनसाधारण को बतलाया है। आगे स्वामी विवेकानंद जी ने योग की परंपरा को
आगे बढ़ाया और उसका विस्तार किया। और योग की परंपरा के विकास में महर्षि रमन, श्री अरविंद, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और जे कृष्णमूर्ति, स्वामी शिवानंद, स्वामी कुलवयानंद, इन सभी ने अपना योगदान दिया है योग की परंपरा के विकास में। स्वामी शिवानंद जी के दिव्य जीवन संघ से प्रशिक्षित एवं प्रेरित होकर एवं उनकी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने भारतवर्ष तथा विदेशों में योग के प्रचार एवं प्रसार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। ये क्योंकि स्वामी शिवानंद जी महान योगियों में से एक थे उस समय के, और उनके शिष्यों ने देखा कि किस तरह से वो योग के जीवन में रहकर किस प्रकार की जीवन शैली अपना रहे हैं और एक महान व्यक्तित्व को प्राप्त कर रहे हैं। उन व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने भारतवर्ष तथा विदेशों में योग के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, महत्वपूर्ण कार्य किया। क्योंकि योग हमें क्या सिखाता है? योग हमें एक बेहतर समाज के निर्माण का कार्य सिखाता है, और वो कार्य उन्होंने अब करने के लिए बीड़ा उठाया। क्योंकि अगर पूरा समाज शिक्षित होता है, पूरा समाज योग को जानता है, तो एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए उनके शिष्यों ने ये कार्य अपने हाथों पे लिया। आगे हम देखते हैं कि स्वामी कुलवयानंद जी ने वैज्ञानिक तथ्यों एवं तकनीकों के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों एवं तकनीक के आधार पर बहुत से ऐसे योग के आयाम थे, योगों को समझा जा सकता था। उसके आधार पर योग के विभिन्न प्रायोगिक अंगों का मूल्यांकन करने पर जोर दिया। उन्होंने समझना चाहा कि योग से हम और क्या प्राप्त करते हैं, किस तरह से योग हमें आगे लेके जाता है, हम कैसे कैसे नए नए तथ्यों पर पहुंचते हैं और उन तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। तो ये कार्य स्वामी कुलवयानंद जी ने आरंभ किया, और इसके साथ साथ योग अनुसंधान केंद्र केवल्य धाम नामक जो संस्था थी उनको स्थापित किया, और उनको स्थापित करके अपने अनुसंधान को योग मीमांसा पत्रिका उस समय की जो प्रकाशित होती थी उसे 1919 ईस्वी में आरंभ किया। और ये स्वामी कुलवयानंद जी का योगदान योग में रहा, और बहुत ही अच्छा योगदान उनका अनुसंधान के प्रति रहा। योगी श्यामचरण लोहिड़ी जी एवं उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग की सरल विधि लोक कल्याणार्थ, लोगों के कल्याण के लिए योग का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने क्रिया योग की सरल विधि प्रदान की, और इन्होंने इसी के साथ साथ लोक कल्याण के उद्देश्य से योग का प्रचार और प्रसार प्रारंभ किया। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग को क्या कहते हैं इसे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कि क्रिया योग में हम क्या करते हैं कि मन को साधते हैं और मन को एक ऐसी विधि की ओर लेके जाते हैं जिस जहाँ पे हमें कार्बन, हमारे शरीर में कार्बन की स्थिति न्यूनतम होती है, कार्बन की उपस्थिति न्यूनतम होती है, और ऑक्सीजन उस स्तर पे होता है जिस स्तर से हम लोग एक प्रवाहमान ऊर्जा के साथ हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार करने के लिए क्रिया योग सबसे उत्तम प्रक्रिया है। इसे विमान कहा गया है। क्रिया योग से हम आत्म साक्षात्कार करते हैं और परमात्मा में लीन होने में बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। उसे क्रिया योग कहा जाता है। ये मन और वाणी को और ऑक्सीजन की पूरी गति को, मेरुदंड को प्रभावित करता है। क्रिया योग बहुत ही प्रभावकारी योग की विधि है। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं स्वामी शिवानंद जी के शिष्यों में से एक परमहंस स्वामी सत्यानंद जी, जिन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की एवं बिहार योग भारती के नाम से मुंगेर में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित रहा। आगे हम देखते हैं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा केंद्रीय विद्यालयों एवं दिल्ली सरकार के विद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्ति कराकर सरकारी स्तर पर अध्ययन अध्यापन करने की मान्यता प्रदान की। और अब क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है अध्ययन अध्यापन की, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी योग को जान रहे हैं, योग को समझ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा योगदान था। इस तरह से
कड़ी से कड़ी मिलती गई, आगे हम बढ़ते गए, योग हमारे देश में आगे बढ़ता गया। हालांकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे पीछे छूट गई, जिन्हें हमें शोध करना अभी बाकी है, हमें समझना अभी बाकी है। लेकिन ये एक स्वर्णिम इतिहास है योग का। योग को समझना, योग को जानना, और योग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मेरे साथ जो पढ़ने वाले मेरे सहपाठी हैं, उन सभी के लिए ये एक स्वर्णिम काल का विवरण था। आगे हम पढ़ेंगे कि योग की परिभाषा क्या है, योग वास्तव में किन किन विद्वानों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर योग को परिभाषित किया है, उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ये इतिहास था योग का। और इसके अलावा मेरे पास इतिहास से संबंधित और भी कोई भी तथ्य मुझे प्राप्त होते हैं तो मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को इन सब के बारे में ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम आगे पढ़ेंगे योग के परिभाषाओं के बारे में, और योग कैसे आगे बढ़ता है, किस तरह से योग अनेक अनेक परिभाषाओं से गुजरता है, उसके बारे में। इस तरह से आप लोगों ने जो हमें सुना और पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप लोग इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें समय पे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।